वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्राची कंचन और आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, कवर करने जा रहे हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। अगर आपको कमर्शियल एक्टिविटीज़ या नॉन कमर्शियल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने एक पार्ट 1 बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूँगी। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो नोन एज ऑक्यूपेशन। कमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम क्या नाम से जानते हैं? ऑक्यूपेशन के नाम से भी जानते हैं। Economic activities or occupations may be classified into 3 broad categories as follows. इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला ही है बिजनेस, सेकेंड इज प्रोफेशन एंड थर्ड इज एम्प्लॉयमेंट। Business include all those activities, all those economic activities which are concerned with the production and exchange of goods and services with the object of earning profits. वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं, जिनका कंसर्न प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज से होता है, उन सबको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एक्टिविटीज़ कहते हैं। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। मेनली ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए करी जाती हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन फॉर अर्निंग मनी एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ। बिजनेस को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये मेनली किस लिए की जा रही है? अर्निंग मनी के लिए की जा रही हैं एंड प्रोड्यूसिंग वेल्थ के लिए। ये किसी तरह की समाज सेवा नहीं है, हम किसी पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए नहीं कर रहे हैं, किसी का उद्धार करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम बेसिकली किस लिए कर रहे हैं? जिससे हम कुछ पैसा कमा सकें और वेल्थ को प्रोड्यूस कर सकें। ऑल ऑर्गेनाइजेशन विच कैरी ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड बिजनेस इंटरप्राइजेस और बिजनेस फर्म्स। जितनी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जिनके बारे में आपने सुना होगा, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को कैरी करती हैं, उनको हम किस नाम से जानते हैं? बिजनेस इंटरप्राइजेस या बिजनेस फर्म्स के नाम से। सिमिलरली the persons who are engaged in a business are known as businessmen. जैसे जो कंपनियां बिजनेस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती हैं, उनको बिजनेस एंटरप्राइज या फर्म कहते हैं, वैसे ही जो लोग इसमें इंगेज होते हैं बिजनेस में, उन्हें हम बिजनेसमैन कहते हैं। बिजनेस क्रिएट वेरियस टाइप ऑफ यूटिलिटीज़ बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर वैल्यूएबल एंड यूजफुल टू कंज्यूमर। ये बिजनेस जो होता है वो बहुत तरह की यूटिलिटीज़ को, यूजफुलनेस को, जो है बेनिफिट्स को वो क्रिएट करता है। किस लिए? मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज मोर वैल्यूएबल, जो सामान है उसको और ज़्यादा वैल्यूएबल करके और यूज़फुल करके कंज्यूमर तक पहुंचाता है। वो उन सारे सामान को और सर्विसेज को जो है वो यूज़फुल और वैल्यूएबल करता है कंज्यूमर्स के लिए। व्हेन रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश प्रोडक्ट, जब कोई भी रॉ मटेरियल है, जैसे कोई भी चीज़ है जो रॉ है, उसको हमने फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, इट क्रिएट्स फॉर्म यूटिलिटी। ठीक है, उससे हम फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करते हैं, उसकी यूज़फुलनेस बढ़ा देते हैं। प्लेस की यूज़फुलनेस कैसे बढ़ाते हैं? is created by transporting goods from the place of production to the place of consumption. प्रोडक्शन की वो प्लेस होती है जहाँ पे उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जहाँ पे कंपनी उस चीज़ को बनाती है। एंड प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या होता है? जहाँ पे उसे कंज्यूम किया जाता है, यानी अल्टीमेट कस्टमर की या कंज्यूमर के पास। गुड्स आर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज विच रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ टाइम यूटिलिटी। अब टाइम को कैसे हम यूजफुल बना सकते हैं? जो सामान हमारे पास आता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर की दुकान से या मैन्युफैक्चरिंग हाउस से नहीं आता है, उसको कहीं स्टोर किया जाता है। तो गुड्स आर स्टोर फॉर फ्यूचर यूज़। जब गुड्स को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है तो इससे क्या होता है? टाइम यूटिलिटी क्रिएट होती है। अ फैक्ट्री या शॉप, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी या वेयर हाउसेस एंड इंश्योरेंस कंपनी या बैंक आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने दिए हैं वो सब किसका एग्जाम्पल है? बिजनेस एक्टिविटीज़ का, क्योंकि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिनका मेन पर्पस क्या है? मनी को अर्न करना और वेल्थ को प्रोड्यूस करना। वो किसी तरीके से ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिनके द्वारा उनको इकोनॉमिक गेन हो रहा है और उनकी वेल्थ प्रोड्यूस हो रही है। फर्म प्रोड्यूसिंग डायरेक्ट सर्विसेज, एग्जाम्पल टेलर, डाई क्लीनर, ब्यूटी पार्लर सेक्टर, ऑल्सो बिजनेस इंटरप्राइजेस। अब आप सोच रहे होंगे कि बिजनेस बहुत बड़े बड़े ही होते हैं, तो ऐसा नहीं है। कोई भी छोटी सी शॉप होती है, सोल ट्रेडर बिजनेस होता है। सोल ट्रेडर की शॉप होती है जिसमें सिर्फ वन मैन आर्मी होती है, जिसमें सिर्फ एक ही इंसान जो है अपना दुकान खोल के चला रहा होता है, तो वो भी क्या कर रहा होता है? बिजनेस कर रहा होता है। ठीक है, जैसे कोई टेलर की शॉप है या कोई ड्राई क्लीनिंग की शॉप है, कोई ब्यूटी पार्लर ही खुला है छोटा सा, तो वो भी क्या कर रहा है? वो फर्म भी क्या कर रही हैं? सब बिजनेस कर रहे हैं। इन सबको हम क्या कहेंगे? आर ऑल्सो बिजनेस एंटरप्राइजेस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी बिजनेस हाउसेस हैं, उनको ही आप बिजनेस एंटरप्राइजेस कहेंगे, बल्कि जो हमारे यहाँ ड्राई क्लीनिंग का काम कर रहा है, जो टेलर है, जो खुद से कोई काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको हम बिजनेस एंटरप्राइजेस में या बिजनेस के अंडर जानते हैं या उसको इंक्लूड करते हैं। बिजनेस इज रिगार्डेड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी टू द फॉलोइंग रीजन।
अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कह रहे हैं, हम इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो क्यों कह रहे हैं, इसका रीज़न है द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इज टू सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। मेन क्या काम है बिजनेस एक्टिविटीज़ का कि गुड्स सर्विसेज को क्या करें, सेल करें, किसके लिए, प्रॉफिट के लिए। यही अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता तो मेन क्या रीज़न होता, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, समाज सेवा के लिए, ठीक है, वेलबींग के लिए, पैट्रियटिज्म के लिए, या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है, कोई अच्छा काम करने के लिए जिससे हमें पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले, उस काम को करने के लिए हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सहारा लेते हैं या उनको करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। पर इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, पर किसी समाज सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कर रहे हैं जिससे हम प्रॉफिट कमा सकें, इसीलिए ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस एक्टिविटीज़ रिक्वायर यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज लाइक कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। बिजनेस एक्टिविटीज़ में वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, जो कि कम हैं, जो स्केर्स हैं, ठीक है, जैसे कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, जिनकी जो अवेलेबिलिटी जो है वो कम है, ठीक है, जो लिमिटेड है बेसिकली। बिजनेस एक्टिविटीज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड देयर फैमिली बाय जनरेटिंग इनकम। ये भी नीड्स को सेटिस्फाई करती हैं बेसिकली, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली दोनों ही नीड को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ बिजनेसमैन एंड देयर फैमिलीज बाय जनरेटिंग इनकम। बिजनेस एक्टिविटीज़ से कैसे बिजनेसमैन और उसकी फैमिली की नीड्स पूरी होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, क्योंकि वो इनकम जनरेट करता है। हमें ज़िंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है, पैसे भी चाहिए होते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उन्हीं को काउंट किया जाता है। वो पैसे बस लॉफुल तरीके से आने चाहिए, वो गैम्बलिंग से या थेफ्ट से नहीं आने चाहिए, नहीं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काउंट नहीं होते हैं। बिजनेस एक्टिविटी ऑल्सो सेटिस्फाई वेरियस नीड्स ऑफ द जनरल पब्लिक बाय मेकिंग गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। अब ये मत सोचिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी या बिजनेस एक्टिविटी से पैसा कमाने के लिए है, तो इसमें कोई भी तरह का जो है वो पर्सनल या फिर किसी भी तरह से जो है वो सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है। बिजनेस एक्टिविटी जो है वो लोगों की भी नीड्स को सेटिस्फाई करता है बाय मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। जो हमें चाहिए वो हमें कैसे मिलता है, कोई ना कोई इसे मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई ना कोई इसे सेल कर रहा है। जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं A to Z वो कोई ना कोई बना रहा है, कोई ना कोई आपको उसके लिए अवेलेबल करा रहा है, तो वो सब क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। वो पैसा तो कमा रहे हैं पर वो आपको भी जो है वो इस्तेमाल करने के लिए उन चीज़ों को दे रहे हैं, आपकी वांट्स को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस एक्टिविटी जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए अपनी फैमिलीज़ के लिए भी करती है और हमारे लिए भी करती है, बस दोनों के वेज अलग अलग हैं। अपनी फैमिलीज़ को वो इनकम जनरेट करके हेल्प करती है और हम लोग को उन चीज़ों को अवेलेबल करा के, इसीलिए जो है हम इसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं प्रोफेशन की तरफ। आपने बहुत सुना होगा CA, डॉक्टर, एडवोकेट्स, ये सब क्या हैं, ये प्रोफेशंस हैं, इन सब की पढ़ाई करनी पड़ती है। अब स्टार्ट करते हैं प्रोफेशंस के बारे में जानना। द टर्म प्रोफेशंस मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न अ लिविंग, ठीक है। इसमें भी आप लिविंग को अर्न करते हैं, इसमें भी आप पैसा कमाते हैं। आप मेनली से क्यों करते हैं, जिससे आप पैसा कमा सकें, अपनी ज़िंदगी जी सकें। बिजनेस को भी इसलिए करते हैं, पर बिजनेस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो MBA की डिग्री लेके बैठे हों तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इतना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बिजनेस कोई भी इंसान शुरू कर सकता है विद लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज। वो कितने भी कैपिटल से, कितने भी अमाउंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, ये उसके ऊपर है, ये उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। पर प्रोफेशन की बात जब हम करते हैं तो ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जिसमें स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप स्पेशलाइज नॉलेज या स्किल नहीं रखते हैं तो आप किसी प्रोफेशन में नहीं जा सकते हैं। बेसिकली प्रोफेशन इन सब चीज़ों में जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल टू अर्न अ लिविंग होनी पड़ती है, करना पड़ता है। द पर्सन्स हु आर एंगेज इन प्रोफेशन आर कॉल्ड प्रोफेशनल्स। अब सबसे बड़ी बात आती है बिजनेस में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं हम बिजनेसमैन कहते हैं उन्हें। तो वैसे जो प्रोफेशन में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोफेशनल्स, ठीक है। वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं। दे रेंडर पर्सनल सर्विसेज ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर टू देयर क्लाइंट। वो क्या करते हैं, जो उनकी पर्सनल सर्विसेज हैं जिसमें वो स्पेशलाइज्ड हैं, स्किल्ड हैं, उनको वो अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिस भी तरह की वो, किसी भी नेचर की वो सर्विस हो, ठीक है। द सर्विस इज़ बेस्ड ऑन प्रोफेशनल एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। वो सर्विस किस पे बेस्ड होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन पे, उन्होंने उसकी पढ़ाई करी होती है, ट्रेनिंग ली होती है और उसमें एक्सपीरियंस भी होते हैं। प्रोफेशनल्स रिसीव फी फॉर देयर सर्विसेज।
वो अपनी सर्विस जो देते हैं उसके लिए क्या बदले में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। चार्टेड अकाउंटेंट्स, मेडिसिन, लॉ, टैक्स कंसल्टेंसी आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशंस। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं जो प्रोफेशनल्स कहलाते हैं या ये प्रोफेशंस हैं, ठीक है। जैसे जो सीए होते हैं, जो मेडिसिन फील्ड में होते हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स होते हैं, तो ये सब क्या हैं, प्रोफेशनल्स हैं। ये प्रोफेशन के अंडरगत काम कर रहे होते हैं, इन्होंने उसकी पढ़ाई करी होती है, उसकी ट्रेनिंग करी होती है, उसमें स्पेशलाइज्ड होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं। जब आप इनकी सर्विसेज लेते हैं तो आपको क्या देना पड़ता है, इनके लिए फीस देनी पड़ती है, ठीक है। इसके मेन फीचर्स देख लेते हैं। द मेन फीचर ऑफ प्रोफेशन आर एज फॉलोज। सबसे पहला क्या है, स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है कि प्रोफेशन में एवरी प्रोफेशन हैज़ अ स्पेशलाइज एंड सिस्टमैटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ये ऐसे नहीं आपने कि कोई भी प्रोफेशन चुन लिया कि चलिए हम डॉक्टर बन जाते हैं। आप ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकते, आपको उसकी प्रोफेशनल पढ़ाई करनी पड़ती है, सही से ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एंड एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आप जो हैं वो कहीं के डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन आर रिक्वायर्ड टू लर्न दिस नॉलेज। आपको जो प्रोफेशन के मेंबर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोफेशन को, चाहे सीए हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, चाहे लॉयर हो, चाहे कोई भी हो, कॉस्ट अकाउंटेंट हो, किसी भी तरह का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं प्रोफेशन का, उनको इस नॉलेज को लर्न करना पड़ता है, ज़रूरी होता है, कंपलसरी होता है। फॉर्मल ट्रेनिंग सेकंड पॉइंट है हमारा। A profession provides facility for formal education and training to those who want to acquire professional qualification. जिनको भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग करते हैं। थर्ड है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। सबसे बड़ी बात है कि बिजनेस में आप कभी भी कोई भी जा सकता है, ठीक है, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, बस लॉफुल होना चाहिए और कुछ नहीं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री में क्या है, एंट्री टू अ प्रोफेशन इज अलाउड ओनली टू दोज who have completed the prescribed education। पर प्रोफेशन में ऐसा नहीं है, कोई भी प्रोफेशनल नहीं कहला सकता। उसके लिए क्या है, उसको प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन को पूरा करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है, एंड हैव पास द स्पेसिफाइड एग्जामिनेशन। और जो उसके लिए जो एग्ज़ाम दिए गए होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, उनको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। प्रोफेशनल एसोसिएशन आता है फिर फोर्थ पॉइंट। एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन एसोसिएशन। ये तो आप जानते होंगे कि हर प्रोफेशन का अपना एसोसिएशन होता है। एवरी प्रोफेशन इज इट्स ओन एसोसिएशन। अ प्रोफेशनल एसोसिएशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट्स मेंबरशिप इज एसेंशियल। अब प्रोफेशन में क्या होता है, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जिसमें आपका जो है वो मेंबरशिप बहुत कंपलसरी होता है, एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं जो बनाई जाती हैं इन सब प्रोफेशंस के अंडर। इन सब प्रोफेशंस के लिए जो भी पर्सन जो इन सब प्रोफेशन को कैरी आउट करना चाहता है, इनको करना चाहता है, इन प्रोफेशंस को ज्वाइन करना चाहता है, उनको इन सब की मेंबरशिप लेनी पड़ती है। जैसे कि अगर आप मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो उसका एसोसिएशन है। या फिर अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटेंट का जो प्रोफेशनल होता है उसमें द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत वो चलता है। तो हर चीज़ की अपनी प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती हैं जिनकी स्टैट्यूटरी बॉडी और मेंबरशिप आपके लिए ज़रूरी होती है अगर आप इन प्रोफेशंस को कैरी आउट करना चाहते हैं। द एसोसिएशन रेगुलेट्स एंट्री इन द प्रोफेशन, ग्रांट्स सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, फॉर्मुलेट्स एंड इन्फोर्स कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब हर चीज़ जो इसमें होती है वो सब रेगुलेट इन एसोसिएशन के द्वारा होती है। कोई भी चीज़ बाहर से नहीं है, आपको इनके अंतर्गत इनके हिसाब से ही काम करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है नेम ऑफ वेरियस प्रोफेशंस एंड देयर रिस्पेक्टिव एसोसिएशन आर गिवन बिलो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी एसोसिएशन होती है जिनके अंडर ये काम करते हैं, तो इसमें 4, 5, 6 प्रोफेशंस दिए हुए हैं जिनकी एसोसिएशन इनके सामने मेंशन की गई है। जैसे मैंने आपको बताया मेडिकल प्रोफेशन में है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, लॉ प्रोफेशन में लॉयर्स हैं तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। अकाउंटिंग यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो ICAI के अंतर्गत आपको काम करना पड़ता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आपको करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ एसोसिएशंस हैं जो प्रोफेशन के हिसाब से होती हैं और आपका जो भी काम होता है, जो भी रेगुलेशन होता है प्रोफेशन में, एंट्री और सब कुछ, वो सब इनके तहत होता है, इनके अंडर आपको करना पड़ता है। जो रूल्स इनके द्वारा प्रिस्क्राइब किए जाते हैं उनके हिसाब से करना पड़ता है, आप बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते। फिर फिफ्थ फीचर आता है सर्विस मोटिव। Professionals are expected to emphasize service to their clients rather than economic gain.
इनका प्रोफेशनल तो होते हैं, इनका मेन मोटिव पैसा कमाना भी है, पर ये अपनी सर्विसेज के लिए होते हैं, क्योंकि ये प्रोफेशनल होते हैं तो इनको अपने सर्विसेज जो हैं वो क्लाइंट्स को देने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पैसा कमाने के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक गेन के लिए। इनको ज़्यादातर सर्विस मोटिव से काम करना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक इनकी होती है। कोड ऑफ कंडक्ट, अब एसोसिएशन है तो कोड ऑफ कंडक्ट तो होना ज़रूरी है। द एक्टिविटीज़ ऑफ अ प्रोफेशनल्स आर रेगुलेटेड बाय फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, इनके लिए फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिनके हिसाब से ये काम करते हैं। द कोड इज प्रिस्क्राइब बाय द प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ विच ही इज़ अ मेंबर, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप किसके फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम करेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जैसे हमारे कॉमर्स की फील्ड के लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं तो वो ICAI या ICSI या ICWAI के अंतर्गत काम करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरीट हैं या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, इनके अंतर्गत काम करते हैं, तो वो सब इनकी एसोसिएशन होती है प्रोफेशनल, जिनके कोड ऑफ कंडक्ट को ये फॉलो करते हैं, रेगुलेटेड होते हैं उससे, जिसकी मेंबर होते हैं। अब थर्ड और सबसे मेन बिजनेस प्रोफेशन के बाद आता है वो है एम्प्लॉयमेंट, कमर्शियल एक्टिविटीज़ का तीसरा मेन कैटेगरी। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत ही कॉमन है, आप सब जानते ही होंगे। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर्स इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्युनरेशन, ठीक है। जो काम हम सैलरी के लिए जो लोग काम करते हैं, जो आप नॉर्मली अपने आसपास देखते होंगे सराउंडिंग में, कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को किस लिए करते हैं, जिससे अपनी सर्विसेज देते हैं, दूसरे लोगों के अंदर काम करते हैं और उसके बदले में उनको कुछ। तो सिंपल सी बात ये है कि जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एम्प्लॉयमेंट के अंडर काम करते हैं वो किसी के अंडर काम करते हैं और उसके बदले में अपनी सर्विसेज के बदले में उन्हें क्या मिलता है, सैलरी मिलती है, कोई पेमेंट दिया जाता है। द पर्सन्स हु वर्क फॉर अदर्स आर कॉल्ड एम्प्लॉयज़। और जो लोग जैसे बिजनेस करते हैं तो उन्हें बिजनेसमैन कहते हैं, प्रोफेशंस करते हैं तो उसे प्रोफेशनल्स कहते हैं। वैसे जो एम्प्लॉयमेंट के अंदर दूसरों को सर्विसेज देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़ कहते हैं। द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन विच एंगेज अदर्स टू वर्क फॉर देम आर कॉल्ड एम्प्लॉयर्स। अब बात होगी जो काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज़। तो अब कोई ना कोई होगा जिसके अंडर वो काम करते हैं, जिनके अंडर वो काम करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्प्लॉयर्स, ठीक है, मालिक। द रेम्युनरेशन गिवन बाय एन एम्प्लॉयर टू हिज एम्प्लॉय इज नोन एज वेज और सैलरी। जो भी उनके काम के बदले में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है उसे हम क्या कहते हैं, वेज और सैलरी। सैलरी बेसिकली जो होता है वो वाइट कॉलर लोगों के लिए होती है, वर्ल्ड यूज़, और जो वेज होता है वो ब्लू कॉलर के लिए यूज़ होता है। जो हमारे जो फोर्थ क्लास होता है या फिर जो मज़दूर होते हैं उनको जो काम होता है वो वेजेस के रूप में हम काउंट करते हैं। और जो वाइट कॉलर होता है, ऑफिस डिपार्टमेंट होता है या कहीं पे काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले में जो हमें मिलता है उसे हम सैलरी कहते हैं, ठीक है। द एम्प्लॉय perform the work assigned to him by his employer as per the terms and conditions of employment। अब इसमें एम्प्लॉय जो होता है वो किसी एसोसिएशन के अंदर काम नहीं कर रहा होता है, वो बेसिकली उन कंडीशंस के अंदर काम कर रहा होता है जो एम्प्लॉयमेंट के समय उसको बताई जाती हैं, ठीक है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है किसी एसोसिएशन ने उसे नहीं बताया, किसी ने रेगुलेट नहीं किया, पर किसी भी आप जगह में नौकरी करने जाते हैं तो उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ता है। There is an oral or written agreement between the employer and the employee। ये दो तरीक़ों से हो सकता है एग्रीमेंट, या तो आपको बोल के बता दिया गया ओरली कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, या फिर आपको रिटर्न में एग्रीमेंट दे दिया गया एम्प्लॉयर के द्वारा ये आपको करना है, ठीक है। द एम्प्लॉय एक्ट अंडर द गाइडेंस एंड कंट्रोल ऑफ हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। एम्प्लॉयर के पूरे गाइडेंस और कंट्रोल के अंदर जो है वो एम्प्लॉय काम करता है, जैसा एम्प्लॉयर बताता है उस हिसाब से एम्प्लॉय जो है वो काम करता है। द एम्प्लॉयर में बी अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अंडरटेकिंग और अ प्राइवेट फर्म। एम्प्लॉयर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है या कोई प्राइवेट फर्म भी हो सकती है जो आपको जिसके अंतर्गत एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट थर्स इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ जॉब्स इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड प्राइवेट इंटरप्राइजेज। इसमें वो सारी जॉब्स आती हैं, मेनली ज़्यादातर जितनी भी जॉब्स आप कॉमनली नोटिस करेंगे वो सब एम्प्लॉयमेंट के अंडर आती हैं, जिसमें जो एम्प्लॉय होता है वो किसी के अंडर काम कर रहा होता है, किसी एम्प्लॉयर के अंडर। वो ना बिजनेस चला रहा होता है खुद का, ना वो प्रोफेशनल होता है, उसके बाद जो कहा जाता है वो काम करता है, ठीक है। वो अपनी सर्विसेज उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट के अनुसार उसके एग्रीमेंट के हिसाब से एम्प्लॉयर को देता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर में बी एम्प्लॉयड इन अ हॉस्पिटल। अब जैसे एक डॉक्टर है उसे हम हॉस्पिटल में सर्विस दे दी, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हॉस्पिटल का एम्प्लॉय हो गया। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी एम्प्लॉयमेंट में हो सकता है। अगर ये अपने सेक्टर में काम करते हैं तो प्रोफेशनल हैं,
पर अगर कहीं काम करते हैं किसी के अंडर तो ये क्या हो गए, एम्प्लॉय हो गए। फॉर एग्जाम्पल जैसा हमने आपको बता दिया, डॉक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट मे बी वर्किंग एज एन अकाउंटेंट इन अ कंपनी एंड अ लॉयर में सर्व एज अ लॉ ऑफिसर इन अ बैंक। ठीक है, तो ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर के हिसाब से, कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अपना प्रोफेशनल अपने हिसाब से नहीं चला रहे हैं, माना कि वो सारी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, पर ये एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे हैं, तो इसलिए ये एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से आ जाते हैं। वेरियस एग्जाम्पल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज। और सबसे कॉमनली जो आप देखेंगे वो क्या है, अ टीचर टीचिंग इन अ स्कूल और कॉलेज। ठीक है, हम इन्हें एम्प्लॉयमेंट का मेन एग्जाम्पल कहते हैं। इंजीनियर एम्प्लॉयड इन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एन accountant working in the account department of a company, a person working as a plant manager of a factory, a nurse or doctor working in a hospital। ये सारे लोग क्या है, कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, इसलिए ये सब क्या कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं और ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर काउंट किए जाते हैं। अब मेन हम डिस्टिंक्शन कर लेते हैं बिजनेस के प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में, जिससे आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि बेसिकली इनके बीच में क्या डिफरेंस है। इनका मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जानते हैं। अब बिजनेस इंटरप्राइज इस्टेब्लिश्ड व्हेन एन एंटरप्रेन्योर क्या होता है, बिजनेसमैन, टेक्स अ डिसीजन टू कैरी ऑन सम बिजनेस एक्टिविटी। ये सबसे पहले क्या होता है, आइडिया जनरेट होता है। कोई बिजनेस मैन जो है उसके अंदर, एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या आता है, ये आइडिया आता है कि मुझे कोई बिजनेस एक्टिविटी कैरी करनी चाहिए। प्रोफेशन में क्या आता है, दूसरी तरफ द मेंबर्स और एनरोलमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन इज एसेंशियल। ठीक है, बिजनेस में हमें आइडिया आ गया कि हमें बिजनेस खोलना है तो हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, पर प्रोफेशन में क्या है कि हमें एक रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल करना पड़ता है अपने आप को। इन ऑर्डर टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या है, अ पर्सन हैज़ टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। एम्प्लॉयमेंट के लिए हमें सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस करना पड़ता है, हमें सर्विस के बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। नेचर ऑफ वर्क, A business exists to provide good services to satisfy human wants। बिजनेस किस लिए किया जाता है, इसका नेचर क्या है, तो गुड सर्विसेज को प्रोवाइड करना ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जबकि प्रोफेशनल रेंडर्स पर्सनलाइज सर्विस ऑफ अ स्पेशलाइज नेचर टू हिज क्लाइंट। ठीक है, प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, अपनी जो पर्सनलाइज सर्विसेज होती हैं स्पेशलाइज नेचर की, वो अपने क्लाइंट्स को देते हैं। एन एम्प्लॉय परफॉर्म द वर्क असाइंड बाय द एम्प्लॉयर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। जो एम्प्लॉय को कहा जाता है, जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में होता है सर्विस के, उसके हिसाब से एम्प्लॉयर के द्वारा जो काम दिया जाता है उसको वो करता है, उसको परफॉर्म करता है, ये उसका नेचर ऑफ वर्क होता है। क्वालिफिकेशंस, नो फॉर्मल एजुकेशन इज कंपल्सरी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन अ बिजनेस। मैंने आपसे कहा था ना कि जो ड्राई क्लीनर होता है, जो टेलर की दुकान खुली है, या छोटा सा जो आपके मोहल्ले के किनारे जो दुकान खुली है, कोई भी बिजनेस, कुछ भी छोटा मोटा जो भी किसी ने अपना आइडिया से कोई भी चीज़ क्रिएट करी है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो क्या होता है, उसके लिए उतना ठीक है, उतना काफ़ी है, उसके लिए फॉर्मल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट फॉर अ प्रोफेशन में जाने के लिए स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग असेंशियल। आपको सीए बनना है तो आपको सीए की पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आप सीए, आपने कहा कि मैं सीए बनना चाहता हूँ, तो आप ऐसे सीए नहीं बन सकते, उसके स्पेसिफाइड एग्जाम्स हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब फॉर एवरी प्रोफेशन। हर प्रोफेशन में जो होता है मिनिमम, कम से कम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की जाती है। इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस डिपेंड अपॉन द नीच ऑफ द जॉब। आप किस तरह की जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप टीचिंग में हैं तो आपको उसके लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन सी डिग्रीज चाहिए, वो आपका जो है वो मेन क्वालिफिकेशंस होता है। ठीक है, हर तरह की जॉब के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशंस होता है। बहुत सारी क्वालिफिकेशन, बहुत ही हाई लेवल की क्वालिफिकेशन भी चाहिए होती हैं कई तरह की जॉब पाने के लिए। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आपके नेचर ऑफ जॉब के लिए होती है, हिसाब से होती है। कुछ काम में बहुत ही कम क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ में बहुत हाई क्वालिफिकेशन चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से होता है क्वालिफिकेशंस। बल्कि बिजनेस में कोई मेनली कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी होनी चाहिए, आपके पास कैपिटल होना चाहिए और आपके पास कैपेबिलिटी हो, हुनर हो कि आप किसी भी तरह के बिजनेस को कैरी आउट कर सकते हैं। आइडिया जनरेट सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास बिजनेस करने का जो है वो अंदर से आपके अंदर होना चाहिए कि हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, बस आपके पास आइडिया होना चाहिए, किसी फॉर्मल एजुकेशन की कंपल्सरी इसमें नहीं है। जबकि प्रोफेशन में आपको जो है वो स्पेशलाइज नॉलेज एंड ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, और जो एम्प्लॉयमेंट में भी आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है
आपके नेचर ऑफ जॉब के हिसाब से वो आपके पास होनी चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव इन बिजनेस द बेसिक मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। A professional on the other hand is expected to emphasize the service motive and sense of mission। बिजनेस में क्या होता है, मेन मोटिव क्यों बिजनेस कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। प्रोफेशनल दूसरी तरफ से अपनी सर्विस पे ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है। उसके बाद जो जिसमें वो स्पेशलाइज है उसको सही से कैसे अपने क्लाइंट्स को दें उस पर ज़्यादा उसका फोकस होता है। दैट इज़ वाई अ रिगरस कोड ऑफ एथिकल बिहेवियर लेड डाउन इन एवरी प्रोफेशन। इसलिए हर तरह का कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो प्रोफेशंस के ऊपर जो है वो लेड डाउन किया जाता है एथिकल बिहेवियर फॉलो करने के लिए। इन केस ऑफ सर्विस, सर्विस में क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट करता है उसे सर्विस कहते हैं बाय द वे। द मोटिव ऑफ एन एम्प्लॉय इज टू अर्न सैलरी एंड रिसीव अदर बेनिफिट्स। मेन मोटिव मोटा मोटा क्या होता है, जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं कि हमें एम्प्लॉय के द्वारा जो है वो एम्प्लॉय को सैलरी मिल सके, ठीक है, हमें सैलरी पानी होती है और दूसरे तरीके जो बेनिफिट उस जॉब से हमें मिल रहे होते हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, वो हमें चाहिए होता है। ये हमारा मेन मोटिव होता है। इन्वेस्टमेंट, एवरी बिजनेस रिक्वायर्ड कैपिटल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर स्केल ऑफ ऑपरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप बिजनेस कर रहे होते हैं तो आपके पास पैसा हो, कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। आप ज़ीरो मनी से या ज़ीरो कैपिटल से कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेनली रिक्वायरमेंट होता है कि आपके पास कैपिटल होनी चाहिए। जिस भी नेचर का आप बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से, छोटा है तो कम कैपिटल, ज़्यादा है तो बड़ा बिजनेस है आपका तो ज़्यादा कैपिटल, तो उसके हिसाब से। अ प्रोफेशनल ऑल्सो हैज़ टू इन्वेस्ट सम कैपिटल टू एस्टैब्लिश एन ऑफिस फॉर रेंडिंग सर्विसेज। अब प्रोफेशनल्स को भी कुछ पैसा लगाना पड़ता है, जैसे चेम्बर्स लॉयर्स के होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स का जो होता है केबिन होते हैं, मतलब सब अपना प्रोफेशनल लेवल पे जो उनको ऑफिस सेटअप करना पड़ता है उसके लिए जो है वो उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है। पर एम्प्लॉयमेंट के लिए बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं होती कैपिटल लगाने की। उनको बस जहाँ पे उनको नौकरी मिली है उसके हिसाब से उनके रूल्स फॉलो करके अपनी सर्विसेज देने पड़ते हैं, उसके बदले में उनको सैलरी मिल जाती है और दूसरे भी जो भी उनको एक्स्ट्रा जो भी बेनिफिट मिलता है वो भी मिल जाता है। रिस्क, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देयर इज़ एन इनहेरेंट एलिमेंट ऑफ रिस्क इन बिजनेस एंड प्रोफेशन बट प्रैक्टिकली नो रिस्क इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। रिस्क, अब रिस्क की बात आती है तो बिजनेस में बहुत रिस्क है। आपने कोई बिजनेस लगाया और वो आपका डूब गया, तो मतलब कि आपने कोई बिजनेस का मेन क्या होता है, आपको जो प्रॉफिट मिलता है वो किस लिए मिलता है, क्यों मिल रहा है, आपको प्रॉफिट क्यों मिल रहा है, क्योंकि आप रिस्क बियर कर रहे हैं। बिजनेसमैन आर रिस्क बियरर्स, ठीक है, वो रिस्क उठाते हैं और जो प्रॉफिट है वो उस रिस्क के बदले में उसको मिलता है, ठीक है। उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है रिस्क उठाने की और तभी वो बिजनेस कर रहा होता है। तो रिस्क बहुत होता है, हाई लेवल का रिस्क होता है बिजनेस में। प्रोफेशंस में भी रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ रिस्क होता है। जैसे आपने कोई भी लीगैलिटी जो है फॉलो नहीं किया एसोसिएशन की, या कोई अनएथिकल काम कर दिया तो आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। बट प्रैक्टिकली नो रिस्क इज इन्वॉल्व इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पर एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली कोई रिस्क नहीं होता। देयर कैन बी लॉस इन बिजनेस, लॉस हो सकता है बिजनेस में जैसा बताया मैंने, बट इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट द रिटर्न इज नेवर नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव नहीं होता है। रिवॉर्ड, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ बिजनेसमैन। जैसा मैंने बताया कि रिस्क क्यों ले रहे होते हैं, बिजनेस में प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क ले रहे होते हैं, तो बिजनेस के लिए रिवॉर्ड क्या हो गया, प्रॉफिट। बट प्रोफेशनल फी इज़ द रिवॉर्ड ऑफ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल जो होते हैं उनका रिवॉर्ड जो है वो उनकी फीस है। द रिवॉर्ड इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज वेज ऑफ सैलरी। सैलरी या वेज जो भी एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय को मिलता है वो उसकी रिवॉर्ड होता है, उसके बदले में उसको मिल रहा होता है। वेज एंड सैलरी एंड फी आर मोर रेगुलर एंड फिक्स एंड प्रॉफिट। अब बिजनेसमैन तो रिस्क लेने के लिए होते हैं, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड पक्का नहीं है कि हमें प्रॉफिट होगा कि नहीं, पर सैलरी और फीस जो है वो रेगुलर नेचर की होती है और मिलती रहती है, ठीक है। प्रॉफिट का ज़्यादा पक्का नहीं है कि हमारे बिजनेस में आज इस बार प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो चलता रहता है बिजनेस में, रिस्क होता है हमेशा। तो पर जो वेज सैलरी जो हमें मिल रही होती है, जो एम्प्लॉयज़ को और जो प्रोफेशनल्स को मिल रही होती है उनकी फ़ीस, वो जो होती है वो उनका रिवॉर्ड होता है, जो बेसिकली फिक्स्ड होता है, मिलता रहता है, मतलब रेगुलर फॉर्म में होता है मेनली। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ पॉसिबल टू ट्रांसफ़र ओनरशिप इंटरेस्ट इन बिजनेस, ठीक है। बिजनेस में ओनरशिप जो है हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट नो सच ट्रांसफ़र इज़ पॉसिबल इन केस ऑफ प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे मजे की बात बच्चों कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट में क्या है कि जैसे हमारा बिजनेस है, फिर हमारी आने वाली जनरेशन को हमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर आप ऐसा प्रोफेशंस में नहीं कर सकते, ठीक है। आप सीए हैं, आप बड़े खुशी खुशी अपने आने वाली जनरेशन को नहीं कह सकते कि तुम भी सीए हो गए, तुम्हारे आने वाली जनरेशन भी सीए हो गई,
सिर्फ कहने भर से नहीं, ठीक है। आप इसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आपको बाकायदा उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, जो आपने किया वो उनको भी करना पड़ेगा। वैसे एम्प्लॉयमेंट में भी है कि अगर आपके पास कोई डिग्री है, आपने किसी तरह का क्वालिफिकेशन है आपके पास, तो आप ये नहीं कि आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि तुम ले लो, ठीक है। ये बिजनेस में कर सकते हैं। पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन पब्लिक एडवर्टाइजमेंट। जितना एडवर्टाइजमेंट होगा पब्लिक में, उतना ही आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। बट प्रोफेशनल्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम गिविंग पब्लिक एडवर्टाइजमेंट, प्रोफेशनल्स को मना होता है। देयर इज नो नीड फॉर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट केस ऑफ सर्विसेज, और सर्विसेज में तो इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। In spite of the above differences, there is a close interrelation between business, profession and service. अब इसमें बताया गया है कि इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी सब इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। एक बिजनेस, जो बड़ी बिजनेस एंटरप्राइजेस होगी, एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स इन ऑर्डर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव, वो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इट ऑल्सो रिक्वायर्स द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। जो बिजनेस हाउसेज होती है उसमें जो होते हैं प्रोफेशनल्स भी होते हैं, उसमें सर्विस जो कर रहे होते हैं वो भी होते हैं, तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मॉडर्न बिजनेस तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ट्रेन एंड एक्सपीरियंस मैनेजर्स एंड अदर एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट बिजनेस ऑपरेशंस। बहुत ट्रेन और एक्सपीरियंस मैनेजर्स की भी ज़रूरत होती है। प्रोफेशनल्स एंड एम्प्लॉइज प्रोवाइड द नेसेसरी मैन पावर ऑफ एफिशिएंट रनिंग ऑफ बिजनेस कंसर्न। जितने भी बिजनेस कंसर्न होते हैं उसमें एम्प्लॉइज जो दूसरी चीज़ों में क्वालिफाइड होते हैं उनकी भी ज़रूरत होती है। थर्ड, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू वन अनदर, मतलब एक दूसरे में काम आते हैं। बिजनेस में ऐसा नहीं है कि बिजनेस में एम्प्लॉयज़ का कोई काम नहीं है या प्रोफेशनल्स का काम नहीं है, तो सब इंटरलिंक्ड होते हैं और क्लोजली इंटर रिलेशन होता है सबके बीच में, बिजनेस, प्रोफेशन एंड सर्विसेज। थैंक यू बच्चों। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट मैं कौन सा टॉपिक जो है वो कवर करूँ। थैंक यू वेरी मच।